हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हैं। मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, दर्शाइए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इसका हल भी ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि इसमें समय की बचत हो सके, समय कम लगे, तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख के रखा हुआ है। तो इसके स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, जो ये प्रश्न है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको जो एग्ज़ाम में प्रश्न दिखेंगे, हो सकता है ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, या दर्शाइए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसका जो हल है, जो उसके स्टेप हैं, वो लगभग लगभग एक जैसे ही होंगे। यानी आप एक दो प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनके स्टेप देख लेते हैं, तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न को एग्ज़ाम में कर लेते हैं। और जनरली लगभग लगभग हर साल ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए दिख जाएगा, जो स्टेट बोर्ड हैं उसमें। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करेंगे, यानी विरोधाभासी विधि से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब विरोधाभासी विधि क्या होती है बच्चों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमें पता है 2 + 2 4 होता है। सबको पता है कि 2 + 2 4 होता है। अब अगर कोई चीज़ हमें सिद्ध करनी है, हमें सिद्ध करना है, प्रश्न ये कह दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 4 होता है, तो उसको हल करने का एक विरोधाभासी विधि से अगर मैं हल करूंगा, तो मैंने मान लिया कि माना 2 + 2 4 ना होकर कुछ और होता है। मैंने कहा माना 2 + 2 5 होता है, तो 2 + 2 5 मान के मैंने एक प्रश्न को हल किया, और लास्ट में मैंने देखा कि मेरा उत्तर तो गलत आ गया, है ना। 2 + 2 5 मान के मैंने देखा और मेरा उत्तर गलत आ गया, तो लास्ट में मैं कहूँगा कि मेरा उत्तर गलत आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने गलत माना था। गलत क्या माना था मैंने 2 + 2 को 5 मान लिया था, इसलिए मेरा उत्तर गलत आ गया। इसका मतलब जो मैंने माना है वो गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विधियां होती हैं, इनको हम कहते हैं विरोधाभासी विधि। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम अपरिमेय संख्या इसको ले रहे हैं, तो हम इसको परिमेय मान के चलेंगे, और परिमेय संख्या मान के चलते हुए इसको हम हल करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि हमारे उत्तर में कुछ विरोधाभास आ रहा है, उत्तर हमारा सही नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये विरोधाभास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत माना था। और क्या माना था हमने? अंडर रूट 3 को परिमेय मान लिया था, जो कि गलत है, यानी अंडर रूट 3 आपका अपरिमेय संख्या ही होगी। तो देखते हैं इसके स्टेप क्या हैं। पहला स्टेप देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो हमें पता है परिमेय संख्याओं को हम p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 को मैंने p/q की फॉर्म पे लिख दिया, जहाँ p और q दो पूर्णांक हैं। जहाँ p और q दो पूर्णांक हैं, लिखा हुआ है। और नीचे एक ये महत्वपूर्ण लाइन है, ऐसे पूर्णांक हम जिनका मॉस ऑफ यानी HCF 1 हो। HCF 1 होने का मतलब क्या है? ये आपस में सह अभाज्य हैं। तो अंडर रूट 3 को हमने p/q के रूप में लिखा है, जहाँ q शून्य नहीं हुआ और p और q सह अभाज्य हैं। यानी सहअभाज्य का मतलब ये है कि इनके बीच केवल एक ही संख्या कॉमन होगी, और वो होगी 1। तो यहाँ से अंडर रूट 3 को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, q को यहाँ भेज दिया, अंडर रूट 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। दोनों पक्षों का वर्ग किया हमने, तो वर्ग करने पर हमें मिल गया 3q² इज इक्वल टू p²। एक समीकरण हमने यहाँ मान लिया है। अब इस समीकरण एक से एक चीज़ देखिएगा, अगर 3q² इज इक्वल टू p² है, इसका मतलब क्या है? ये p² 3 से विभाजित है ना। और अगर विभाजित है तो एक प्रमेय हमारी है, इससे पहले चैप्टर में हमने प्रमेय पढ़ी है। अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अगर 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब यह है कि p बराबर 3r, कोई एक अन्य और पूर्णांक का r है, उसके पदों पे हम इस प्रकार से p को लिख सकते हैं। हमने किया। अब जो p बराबर 3 इंटू आर जो ये संख्या है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में हमने रखा, तो समीकरण 1 में रखने पर फिर हमें ये मिल गया 3q² ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू ऐसे ही है। p की जगह हमने 3r रख दिया, तो p² जो था उसकी जगह 3r² हो जाएगा। 3r का होल स्क्वायर, इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ये आ गया
3q² इज इक्वल टू 9r², या q² इज इक्वल टू 3r²। समीकरण 2 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखिए, समीकरण 2 से q² इज इक्वल टू 3r², इसका मतलब यह है कि जो q² है ये 3 से विभाजित होता है ना, 3 से विभाजित होता है। तो भाई इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 15 इज इक्वल टू 3 × 5, यानी q² इक्वल टू 3r² को अगर मैं ऐसे कह दूँ कि 15 इज इक्वल टू 3 × 5, इसका मतलब क्या है कि 15 3 से डिवाइड है ना, और 5 से भी डिवाइड है। ऐसे ही बात यहाँ पर भी है कि q² इज इक्वल टू, जब हम कह रहे हैं 3r², इसका मतलब यह है कि q² 3 से विभाजित होगा। तो अगर q² 3 से विभाजित है, फिर वही प्रमेय कि q भी 3 से विभाजित होगा। अब समीकरण 1 ने ये कहा कि p 3 से विभाजित होगा, और समीकरण 2 ये कहता है कि q 3 से विभाजित होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि q और p दोनों में जो हैं 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। और हमने क्या माना था, यहाँ हमने ये माना था कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, यानी यह सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ऐसा है कि जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, जबकि यहाँ एक के साथ साथ तो 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड भी मिल रहा है। तो हमें क्या एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास किसमें हुआ है, जो हमने माना हुआ, तो उस मानने पर एक और चीज़ हमें यहाँ मिल गई। तो विरोधाभासी स्टेटमेंट हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है ना। और विरोधाभास क्या प्राप्त हो रहा है कि P और Q सहअभाज्य हैं, इस पर विरोधाभास हो रहा है। हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य हैं, लेकिन इस मानने पे विरोधाभास का मतलब हमें P और Q सहअभाज्य नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है ना। तो यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ हमें, क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी। और कल्पना क्या थी हमारी, हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया था, है ना। अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगा। मैंने लास्ट में जो है जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेंगे। यह एक, ये चीज़ है, यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। मैंने परिमेय संख्या गलत लिख दिया। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई और डाउट होगा इसमें, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू मच, हैव अ गुड डे।